Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's Child Health Nursing Pediatric questions. Our first question is, at the time of newborn birth, his head circumference is 35 centimeter. What is the age of infant if his head circumference is 43 सेंटीमीटर? एक न्यूबॉर्न के जन्म के समय हेड सर्कमफ्रेंस 35 सेंटीमीटर है. उसका हेड सर्कमफ्रेंस 43 सेंटीमीटर होने पर उसकी एज निम्न में से कितनी होगी? आपके ऑप्शंस हैं ए 8 month, B 12 month, C 6 month और D 4 months. Correct option is option number B, that is 12 months. बच्चे के जन्म के समय उसका हेड सर्कमफ्रेंस लगभग 33 से 35 सेंटीमीटर होता है और लगभग एक साल पर हेड सर्कमफ्रेंस 43 से 45 सेंटीमीटर हो जाता है. हेड सर्कम और एज की अगर हम बात करें तो अप टू 3 मंथ्स की एज में उसका हेड सर्कमफ्रेंस 2 सेंटीमीटर पर मंथ होगा. 3 मंथ टू 1 ईयर की अगर बात करें तो उसका हेड सर्कमफ्रेंस 2 सेंटीमीटर पर 3 मंथ्स होगा. अगर हम उसकी एज की बात करें 1 to 3 ईयर्स एज में तो उसका हेड सर्कमफ्रेंस जो होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर पर 6 मंथ्स. ओके. और अगर हम उसकी एज की बात करें 3 to 5 ईयर्स तो उसका हेड सर्कमफ्रेंस होगा 1 सेंटीमीटर पर ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कॉज ऑफ थैलेसीमिया डिजीज? निम्न में से थैलेसीमिया रोग का क्या कारण होता है? ऑप्शंस आर iron and folic acid deficiency, B formation of Hb not occur, C P chain of Hb not formed or D none of these. Correct option of this question is option number C, that is P chain of Hb not formed. थैलेसीमिया एक कॉन्जेनाइटल हीमोलाइटिक एनीमिया होता है जिसमें Hb की P चेन का निर्माण नहीं होता है. इस विकार युक्त Hb के कारण RBC नष्ट हो जाती है जिससे हीमोलाइसिस हो जाता है और हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है. सर्वप्रथम कूली विज्ञानी द्वारा खोज के कारण इसे कूलीज एनीमिया भी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज द बेस्ट फॉर अ चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशंस? योर ऑप्शंस आर ए impaired verbal communication, B altered family processes, C altered role performance or D sensory perpetual alteration. Correct option is option number D, that is sensory perceptual alteration. मनुष्य को सेंसरी ऑर्गन से बाहरी वातावरण का ज्ञान होता है यानी परसेप्शन होता है. यदि उसकी कार्यविधि में कुछ गड़बड़ी यानी ऑल्ट्रेशन हो जाती है तो मरीज में सेंसरी ऑल्ट्रेशन या परसेप्शन डिसऑर्डर हो जाता है. सामान्यतः इल्यूजन में
पेशेंट को ऑब्जेक्ट का गलत अवबोध होता है, जबकि हेल्यूसिनेशन में ऑब्जेक्ट की एब्सेंस में भी परसेप्शन होता है। अतः इन विकारों के लिए सेंसरी परसेप्चुअल अल्ट्रेशन सबसे अच्छा नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज infant with scarlet fever should be isolated from other infants for how much time period? स्कारलेट फीवर से ग्रस्त बच्चे को निम्न में से कितनी टाइम पीरियड के लिए अन्य बच्चे से आइसोलेट किया जाना चाहिए? ऑप्शंस आर ए until 24 hours after initiation of treatment, B until the associated rash disappears, C until completion of antibiotic therapy, or D until the client is fever free for 24 hours. And the correct option is option number A, that is until 24 hours after initiation of treatment. स्कारलेट फीवर से ग्रस्त बच्चे को रेस्पिरेटरी आइसोलेशन इलाज शुरू करने के बाद 24 घंटे तक आइसोलेट करके रखना चाहिए। इसका कॉजेटिव एजेंट ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। यह पेनिसिलिन के प्रति ससेप्टेबल होता है, इसलिए इलाज और ट्रीटमेंट के लिए मुख्यतः पेनिसिलिन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ मोरोज रिफ्लेक्स इज एब्सेंट ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ न्यू बॉर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इंडिकेटेड? यदि मोरोज रिफ्लेक्स जन्म के समय न्यूबॉर्न में एब्सेंट होता है तो यह निम्न में से किस कंडीशन को इंडिकेट करता है? Options are A cerebral damage, B premature baby at 32 weeks age, C IUGR, or D lymph paralysis. Correct option is option number A, that is cerebral damage. जब अचानक चौंकने वाले स्टिमुलस दिए जाते हैं तो शिशु मोरोज रिफ्लेक्स प्रदर्शित करता है। यह रिफ्लेक्स लगभग 3 से 4 माह बाद अदृश्य हो जाता है और यदि यह रिफ्लेक्स जन्म के समय न्यूबॉर्न में एब्सेंट होता है तो यह डिसफंक्शन ऑफ CNS और सेरेब्रल डैमेज को इंडिकेट करता है। शिशु को सीधा पकड़कर खड़ा करने, बेबी कदम चलने जैसी गति 6 माह बाद नहीं करता है। इसे स्टेप या डांस रिफ्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BP of a 2 years old child is. Your options are A 110 per 75 mm of Hg, B 11 by 70 mm of Hg, C 100 by 80 mm of Hg, or D 95 by 65 mm of Hg. Correct option is option number D, that is 95 by 65 mm of Hg. नॉर्मल चाइल्ड में अगर हम बीपी की बात करें तो यह उसकी एज, सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी की अगर हम बात करें तो अगर उसकी एज है 1 to 3 मंथ्स की तो उसका सिस्टोलिक बीपी जो होगा वो होगा 75, मतलब प्लस और माइनस इसको 5 कर सकते हैं, और डायस्टोलिक बीपी जो होगा वो होगा 50, प्लस या माइनस 5 कर दीजिए। और अगर हम उसकी एज की बात करें 4 to 12 मंथ एज का है
तो अगर उसका सिस्टोलिक बीपी जो होगा वो होगा 85 प्लस या माइनस 5, और डायस्टोलिक बीपी जो होगा वो होगा 65 प्लस या माइनस 5। एज अगर है 1 to 8 ईयर्स, 1 to 8 ईयर्स की अगर हम बात करें तो उसका सिस्टोलिक बीपी जो होगा वो होगा 95 प्लस या माइनस 5, और डायस्टोलिक होगा 65 प्लस या माइनस 5। एज है 9 to 14 ईयर्स, तो उसका सिस्टोलिक बीपी जो होगा वो होगा 105 प्लस या माइनस 5, और डायस्टोलिक बीपी जो होगा उसका वो होगा 65 प्लस या माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इन न्यू बॉर्न आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ। जन्म के बाद 24 घंटों में नवजात के जॉन्डिस का सबसे मुख्य कारण निम्न में से क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सेप्टिसीमिया, बी फिजियोलॉजिकल, सी बाइलरी एट्रेशिया और डी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। जन्म के 24 घंटे के अंदर नवजात में जॉन्डिस का सबसे मुख्य कारण हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न जैसे RH या ABO, RH या ABO इनकम्पैटिबिलिटी होता है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहा जाता है। इसके अलावा 24 to 72 आवर्स में मुख्यतः फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है कितने में? 24 से 72 आवर्स में। बर्थ एफेशिया होता है, सिफेलोहिमेटोमा आदि। और अगर हम बात करें 72 से अगर हम बात करें 7 दिन की, तो इसमें बच्चों का जॉन्डिस का कारण सबसे ज़्यादा सेप्टिसीमिया होता है। तथा अगर हम बात करें 1 माह मतलब 1 मंथ की, उसका जॉन्डिस का जो कारण होता है वो होता है बाइलरी एट्रेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी स्ट्रेडोर और बार्की कफ सिम्टम्स आर सीन इन 2 years old child taken to the emergency department of hospital. In this situation, what is the first intervention should be taken from the nurse? एक 2 साल का बच्चा जिसके रेस्पिरेटरी स्ट्रेडोर व बार्की कफ की शिकायत हो रही है, उसे हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है। ऐसी सिचुएशन में नर्स को सबसे पहले कौन सा इंटरवेंशन करना चाहिए? ऑप्शंस आर ए आस्क द मदर टू गो टू द वेटिंग रूम, बी स्टैब्लिश एंड मेंटेन द एयरवे, सी प्रोवाइड ऑक्सीजन बाय फेस मास्क और डी एडमिनिस्टर IV एंटीबायोटिक। Correct option is option number B, that is establish and maintain the airway. रेस्पिरेटरी स्ट्रायोडोर और बाकी कफ में लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। नर्स को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रैक्ट को रोकने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए एयरवे की पोटेंसी को मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बच्चे में यथाशीघ्र नेबुलाइजेशन प्रारंभ कर देना चाहिए
और यदि सक्शन की आवश्यकता हो तो सक्शन भी करना चाहिए। O2 इन्हेलेशन इसके बाद किया जा सकता है। Our next question is, which of the following is not the 3D symptoms of pellagra? निम्न में से पेलेग्रा के 3D लक्षणों में से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस आर ए डर्मेटाइटिस, बी डायरिया, सी डिमेंशिया और डी डिप्थेरिया। Correct option is option number D, that is diphtheria. नियासिन को निकोटेनिक एसिड, पीपी फैक्टर और विटामिन O3 आदि नामों से जाना जाता है। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षणों को 3D से व्यक्त किया जा सकता है। 3D का अर्थ है डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। सामान्यतः शरीर में नियासिन की कमी मुख्यतः मक्का, ज्वार आदि में पाए जाने वाले ल्यूसीन के कारण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन चाइल्ड व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ एन्यूरेसिस? बच्चों में एन्यूरेसिस का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? ऑप्शंस आर ए डायबिटीज मेलाइटिस, बी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सी स्पाइनल बाइफिट्स और डी यूटीआई। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। 12 से 15 माह की उम्र में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाने के लिए आइडल मानी जाती है और लगभग 3 वर्ष की उम्र में ही यूरिन एक्सक्रीशन में कंट्रोल पा लिया जाता है। यदि इस उम्र तक भी यूरिन एक्सक्रीशन पर कंट्रोल ना किया गया हो तो उसे हम एन्यूरेसिस कहते हैं। ज़्यादातर एन्यूरेसिस के मामले 5 से 6 वर्ष की उम्र में देखे जाते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ द स्कल बोन इन इन्फेंट्स इज कॉल्ड। निम्न में से शिशु की स्कल बोन का प्रीमेच्योर फ्यूजन होना क्या कहलाता है? ऑप्शंस आर ए क्रैनियोसिनोटोसिस, बी माइक्रोसेफेली, सी मैक्रोसेफेली और डी हाइड्रोसेफेली। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रैनियोस्टोनोसिस। क्रैनियोसिनोटोसिस का अर्थ प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द सचर ऑफ द स्कल होता है, जबकि क्रेनियोस्टेनोसिस का अर्थ कंजेनाइटल ऑसिफिकेशन ऑफ द क्रेनियल सचर होता है। हेड व चेस्ट के परिमाप के मुख्यतः एवरेज डिफरेंस 3 सेंटीमीटर होता है। सामान्यतः स्कल के एंटीरियर फ्रंटेनल लगभग 8 माह तक व पोस्टीरियर फिनेटल कुछ सप्ताह या 2 से 3 माह में बंद हो जाता है। Next question is, which of the following hormone is called milk producing hormone? निम्न में से कौन सा हार्मोन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कहलाता है? ऑप्शंस आर ए FSH, बी प्रोलैक्टिन, सी एस्ट्रोजन और डी प्रोजेस्टेरॉन। Correct option is option number B, that is prolactin. प्रोलैक्टिन हार्मोन को मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कहा जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न रिफ्लेक्स को मिल्क प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्स या प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Vitamin D is synthesized by the body by the action of ultraviolet radiation of the sun on. Options are A. Calciferol, B. Cholecalciferol, C. 7-dehydrocholesterol or D. Ergosterol. Correct option is option number C, that is 7-dehydrocholesterol. विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है क्योंकि विटामिन डी का फॉर्मेशन शरीर में अपने आप न होकर सूर्य के प्रकाश में त्वचा में उपस्थित 7-dehydrocholesterol यानी D3 पर क्रिया से होता है। 7-dehydrocholesterol विटामिन D3 एक प्रोविटामिन स्टेज होती है जो कि त्वचा में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। विटामिन डी के दो रूप कैल्सिफेरॉल यानी D2 और कोलेकैल्सिफेरॉल यानी D3 होते हैं। Next and the last question of this video is, a doctor is prescribed Linden or Scabon ointment to the child suffering from scabies. In which of the following situation nurse should consult to the doctor for medication? एक स्कैबीज से पीड़ित बच्चे को डॉक्टर ने लिंडेन यानी स्कैबॉन ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब किया है। निम्न में से कौन सी सिचुएशन होने पर नर्स को डॉक्टर से इस मेडिकेशन के बारे में कंसल्ट करना चाहिए? ऑप्शंस आर ए. द चाइल्ड इज बीइंग बॉटल फेड, बी. द चाइल्ड इज 18 months old, C. The child has a history of frequent respiratory infections, or D. A sibling is using Linden for the treatment of scabies. Correct option is option number B, that is the child is 18 months old. 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए लिंडेन ड्रग का उपयोग कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है क्योंकि बच्चों में स्किन बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है, जिससे लिंडेन का अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है और बच्चे में CNS टॉक्सिसिटी व सीजर्स का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा लिंडेन का उपयोग ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाओं में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है क्योंकि यह दवाई ब्रेस्ट मिल्क में आ जाती है। Thank you for watching this entire video. I hope you all like this video. If you like it, click upon the like button, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.